हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम मराठी का इयत्ता 10वीं का पाठ क्रमांक तीसरे का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जिसका नाम है शाल। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ के क्लैरिटी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ आप मैनेज करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से वही बात है कि अगर आपने इस लेसन का वीडियो नहीं देखा है, मतलब इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। आप एक बार लेसन समझ लीजिए, फिर आपको प्रश्न उत्तर समझने में बहुत आसानी होगी और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कृति है उसमें क्या लिखा है कि उत्तर लिहा, जिसका पहला प्रश्न क्या लिखा है कि पु ल व सुनीताबाई, मतलब पु ल देशपांडे और सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीच्या लेखकाने पाठात केलेले उल्लेख। तो लेखक को जो शाल मिला था इनके तरफ से एज ए गिफ्ट, तो लेखक ने उस शाल का उल्लेख कैसे किया, उस शाल को क्या नाम दिया, तो उस शाल को लेखक ने नाम दिया था पुलकित शाल। फिर 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कौन था, लेखक र ग जाधव, मतलब लेखक थे। पाठात उल्लेख असणारी नदी, पाठ में जो एक नदी के बारे में बताया था जहाँ पे लेखक ठहरा था, तो उस नदी का नाम था कृष्णा नदी। फिर देखिए कि सभा सम्मेलने गाजवणारे कवि, तो एक कवि थे जिनके बारे में ये पाठ में बताया गया था। लेखक ने खुद बताया था कि वो बहुत सारे सभा सम्मेलन करते थे, तो वो थे नारायण सुर्वे। चलिए इसके आगे देखते हैं कि शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा। तो लेखक को जो शाल मिला था या शाल के जो अलग अलग उपयोग होते हैं जो इस पाठ में आपको बताया गया, तो उसके बारे में आप बताइए। तो पहला है कि सम्मान करण्यासाठी, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, मतलब आज के दौर में कि अगर आपको किसी को सम्मान करना है, किसी को आपको सम्मानित करना है, तो आप इसको एक शाल पहना देते हो। तो सम्मान करण्यासाठी शालीचा एक उपयोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड आप बोल सकते हो शोभा वाढवण्यासाठी, किसी की शोभा अगर बढ़ाना है या आप अगर खुद शाल पहनते हो तो आपका जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो मतलब हुलिया है वो अच्छा लगेगा, आप अच्छे दिखोगे। तो एक शोभा वाढवण्यासाठी भी शाल का उपयोग होता है। तो तीसरा देखिए लहान मुलाला ऊब देण्यासाठी, तो आपने पाठ में देखा कि एक छोटा सा बच्चा भी ठंडी से काँप रहा था जिसकी माँ दूर थी, तो लेखक ने उसे भी शाल दिया था उसको थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए। फिर भिक्षे करायला पांघरण्यासाठी, तो एक भिखारी को भी राइटर ने देखा था कि एक पुल पे वो ठंडी से काँप रहा था, तो राइटर ने उसको भी शाल दिया था, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग आप यहाँ पे देख रहे हो। और लास्ट में अगर एक देखते हैं तो शाल विकून अन्नाची ऊब मिळवण्यासाठी, जिस भिखारी को राइटर ने शाल दिया था उसने क्या किया था, उस शाल को न पहनकर बेच दिया था, आपने देखा था, और अपनी भूख को मिटाया था। तो इतने सारे उपयोग आपको शाल के इस पाठ में देखने को मिले थे। चलिए इसके बाद के प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है कि खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा, मतलब ये जो प्रसंग आप देख रहे हो तो लेखक ने क्या किया है, लेखक ने अपनी तरफ से क्या किया। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला वाला देखते हैं कि एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते। तो लेखक ने जब देखा कृष्ण नदी के एक तट पे, किनारे पे, उसकी खिड़की से, तो एक जो औरत है उसका जो छोटा सा बच्चा है वो ठंडी से काँप रहा था, तो लेखक ने क्या कृति किया, क्या काम किया फिर, तो उसका कृति हम यहाँ से देखते हैं कि एक मिनिट, हाँ यहाँ पे कि लेखकाने बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व 550 रुपयांच्या नोटा दिला। तो लेखक ने क्या किया, उस औरत को आवाज़ दिया और खिड़की से शाल भी पकड़ा दिया और 5 रुपया 50 रुपये का ऐसा नोट समझिए, उसने नोट दे दिया। तो ये लेखक की कृति थी जब उसने देखा था। सेकेंड प्रश्न क्या था कि म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरगुट टाकून, मतलब वो भिखारी कट्टे से लगे हुए एक चिंदी वाला जो कपड़ा होता है उसको पहनकर ठंडी से काँप रहा था। तो लेखक ने जब उस भिखारी को देखा तो लेखक ने क्या किया, तो लेखकाने त्याला आपल्या जवळील 2 शाली दिल्या। तो लेखक के पास 2 शाल था, लेखक ने क्या किया, दोनों शाल उस भिक्षेकरी को दे दिया। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ वाला। इसमें क्या लिखा कि कारणे शोधून लिहा, रीज़न बताने का आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याचे घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा जास्त होती कारण। तो देखिए क्या बोला है कि एका बाईच्या बाळासाठी, मतलब एक औरत थी, उसका एक बच्चा था, उसको लेखक ने क्या किया था, शाल दे दिया था। तो उस घटने में जो ऊब था, अब ये जो ऊब है यहाँ पे खुशी समझिए, वो जो खुशी है वो पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा, और पुलकित शाल मतलब जो पु ल देशपांडे और उनकी पत्नी जो लेखक को दी थी, उस शाल के खुशी से ज़्यादा बढ़ के ये वाली खुशी थी। क्यों?
आपको कारण ये बताना है कि लेखक को जब पुला देशपांडे और उनकी पत्नी ने शाल दिया तो लेखक बेहद खुश हो गया, सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो जो खुशी थी, उस खुशी से भी ज़्यादा जो खुशी है ना लेखक को अब मिल रही है, जब उसने एक औरत के बच्चे को जब देखा ठंडी से कांपते हुए तो उसने उसे दे दिया शाल। तो आपको ये कारण बताना है। तो डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कि कारण या घटनेतून, ये जो घटना हुआ था, या घटनेतून लेखकांना परोपकार केल्याचे सुख मिळाले। लेखक को वो सुख मिला जहाँ पे लेखक को ऐसा लगा कि मेरे शाल से किसी दूसरे को फ़ायदा हुआ है, किसी दूसरे को खुशी मिला है। तो वो खुशी राइटर को अपनी खुशी से ज़्यादा महसूस हो रही थी। इसके लिए पुला देशपांडे ने जो शाल दिया था उसकी जो ऊब थी, उसकी जो खुशी थी, उससे ज़्यादा खुशी उसको ये घटने पे दिखाई पड़ी। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं की शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही कारण। तो नारायण सुर्वे को बहुत शाल मिलते थे, और लेकिन शाल की मतलब बारिश होती थी उनके ऊपर। शाल उनको लोग बहुत सम्मानित करते थे शाल पहना पहना के, लेकिन फिर भी उनका जो स्वभाव है शालीन स्वभाव, जो खुद एक नम्र स्वभाव के थे, वो कभी वो हरवली नहीं, मतलब उनसे वो स्वभाव गया नहीं, वो खो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो एक, देखिए मुड़ातच यहाँ पे लिखा, कारण सुर्वे मुड़ातच शालीन होते, मतलब वो स्वभाव से जन्म से ही शालीन पुरुष थे। तो जो नेचर का ही शालीन पुरुष रहेगा, उसको अगर ऊपर से शाल पहनाओगे तो उसका शालीनता नहीं जा सकता है, वो पहले से ही। क्योंकि इसमें पाठ में बताया गया कि कहीं शाल पहनते पहनते, देखिए शाल पहनते पहनते इंसान अपना शालीनता जो है ना खो देता है। ये हम पाठ में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वो शालों की जब उनके ऊपर बरसात होती, शाल पहनाने की, तो भी वो अपने उस स्वभाव को क्यों नहीं खोए, क्योंकि वो बचपन से ही, वो जन्म से ही शालीन पुरुष थे। चलिए इसके बाद बोला कि लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण लेखक का ये मानना था कि शाल पहनने से शालीनता चली जाती है। क्योंकि जब इंसान को जब बहुत बार शाल पहनाया जाता है ना, तो एक तरीके से उसके ऊपर एक घमंड आ जाता है और उसका जो शालीनता स्वभाव है ना वो चला जाता है, ऐसा राइटर का मानना है। तो यहाँ पे लिखा कि कारण सन्मान करण्याच्या रूपाने, मतलब हम सम्मान करते हैं या हमारा सम्मान होता रहता है, तो हम क्या करते हैं कि अपन एक शालीन जग, हमारा जो एक शालीन दुनिया है ना, वो गमावून, उसको खोकर गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। तो क्या लिखा है कि सन्मान करण्याच्या रूपाने, मतलब अगर आप किसी का सम्मान करते रहोगे या आपको सम्मान बार बार एक शाल के रूप में मिलेगा ना, तो आपका जो स्वभाव है, शालीन स्वभाव, वो धीरे धीरे गुम सकता है, जा सकता है। तो ये एक धोखा अपने पास है सामने। तो राइटर ये कहते हैं कि सम्मान करने के रूप में या सम्मान मिलने के रूप में हम शालीन जो जग है उसको भुला कर या उसको खो सकते हैं, ऐसा हमारे पास एक बड़ा धोखा है। चलिए इसके बाद देखते हैं आकृति पूर्ण करा। क्या लिखा है कि लेखकांनी भूषवलेली पदे, मतलब लेखक को कौन कौन से पद मिले हैं। तो एक तो है विश्वकोशाचे अध्यक्ष और दूसरा है मराठी साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष। आप पाठ पढ़िए प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं की खालील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा। ये आप पढ़िए और लेखक का कौन सा गुण आपको समझ में आता है वो लिखिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही गुण आपको समझेगा, आप अलग अलग आंसर भी इसका लिख सकते हो, लेकिन हाँ उसका गुण उसमें समझ में आना चाहिए। जैसा क्या लिखा था कि बाईला हाक मारून खिड़कीतून शाल व नोटा दिल्या। तो लेखक ने उस औरत को आवाज़ दिया और खिड़की से शाल भी और नोट भी दिया। तो यहाँ पे एक गुण हम देख सकते हैं, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब है कि जो दूसरे के दुख और दर्द को समझता है उसे संवेदनशीलता बोलते हैं। परोपकारी भी आप बोल सकते हो यहाँ पे कि लेखक उनके दुख को देख के जब मदद किया, तो एक परोपकारी वाला भी आप लिख सकते हो यहाँ पे शब्द। फिर देखिए क्या लिखा कि खरे तर खरी खुरी शालीनता शालीन विनाच शोभते। तो राइटर ये कहता है कि सच में क्या है कि बेगर शाल के ही शालीनता शोभा करती है। तो यहाँ पे वास्तवाचे भान, यहाँ से अपने को ये समझ में आता है कि इंसान अपने असली चीज़ को समझ ले रहा है यहाँ पे, कि शाल पहनने से इंसान शालीन पुरुष होता है ऐसा नहीं है, बेगर शाल के भी वो शालीन होता है। तो ये एक असलियत जानने वाले का स्वभाव गुण यहाँ पे दिखाई देता है कि राइटर असली बात समझता है, जिसको बोलते हैं वास्तवाचे भान असणे। मतलब उसके पास ये समझदारी थी कि असलियत क्या होती है। सिर्फ शाल पहना हुआ इंसान शालीन होता है ये चीज़ सही नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा कि हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या। धीरे धीरे राइटर ने क्या बोला कि जितने भी शाल मुझे मिलते थे मैंने सब बांट दिया सबको। तो यहाँ पे उदारता आप देख सकते हो, एक दान देने वाला, एक दूसरों को बांटने वाला, एक दरिया दिल इंसान ऐसा समझिए। तो ये चीज़ आप गुण यहाँ पे लेखक का देख सकते हो। चलिए 6th के बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो 7 क्वेश्चन क्या लिखा है कि खालील शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। आप बहुत सारे शब्द बनाइए लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे जवड़ पास में आप जवड़ बना सकते हो, एक ही मतलब है, पास वही मतलब है, जव एक अनाज समझिए, पाव आप समझते हो, पाड़ मतलब पालन करना, पाजड़ मतलब ब्राइट करना, किसी को चमका देना। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको इसमें से बनाना है, ये चीज़ आप कर चुके हो। और भी अगर आपसे बनता है तो और भी बना सकते हो। उसी तरह अगर उलट तपासनी से आपको अगर बनाना है तो उलट बना सकते हो, तपासनी बना सकते हो, उल्टा, चेकिंग, पास, फिर पानी, सपाट मतलब प्लेन एकदम। तो ये सारी चीज़ ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको मालूम है एग्ज़ाम में, जिसमें से शब्द दिया रहता है उसको तोड़ तोड़ के आपको उसी से अर्थपूर्ण शब्द बनाना पड़ता है। चलिए 7वां प्रश्न था आपका। 8वां प्रश्न देखते क्या लिखा कि अधोरेखित शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। मतलब ये जो अंडरलाइन शब्द है इसकी जगह पे इसी का एक समानार्थी शब्द लिखे। जैसे अहोरात्र का मतलब रात दिन, तो नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे, मतलब उनके कार्यक्रम में दिन रात लोग भरे रहते थे उनको देखने के लिए। तो आपको करना क्या है कि अहोरात्र की जगह पे इसका जो मीनिंग है वो लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना रात्रंदिवस भरतीच असे। फिर उसी तरह आपको सेकंड का देखना है कि खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्ण नदीच्या चिंचोड्या मतलब स्लो वाला, जिसको आप अरुंद भी बोल सकते हो, चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। तो अरुंद प्रवाहावर होता मतलब वो जो खोलीच्या दक्षिणेकडे कडील खिड़कियाँ जो थी वो एक जहाँ पे किनारा था वहाँ पे स्लो जो पानी का बहाव रहता है वहाँ पे था। फिर मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जवळच्या मित्राकडे ठेवले, मतलब मेरा जो करीबी दोस्त था मैंने सारे शाल को इकट्ठा करके उसके घर में रख दिया, जो छोटा कमरा था उसका भी। चलिए इसके बाद देखते हैं 9 प्रश्न क्या लिखा कि पुलकित हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। मतलब कोई आप एक ऐसा प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर आपको पुलकित मिले। तो वो ऐसा हो सकता है कि पुलनी मतलब पु ल देशपांडेंनी दिलेल्या शालीला लेखकांनी कोणते नाव दिले आहे। तो लेखक को जो पु ल देशपांडे उनकी पत्नी जो शाल दिए थे, लेखक ने उसका नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था पुलकित शाल। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि शालीनपासून शालीनता भाववाचक नाम तैयार होते हैं। तो शालीन से एक शालीनता एक भाववाचक मतलब जिससे आपको कोई गुण समझ में आए, तो ऐसा नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह आपको इसी तरह भाववाचक नाम बताना है जिसका एंडिंग ता से हो जाए, त्व से हो जाए, आड़ू पड़ा इससे हो जाए। हे प्रत्यय मतलब एंड में सफिक्स ऐसा समझिए। लावून तैयार झालेले भाववाचक नामे लिहा। तो भाववाचक होना चाहिए, मतलब उसमें आपको कोई गुण भावना ये सब दिखाई देना चाहिए। जैसे मधुरता, तो ता से एंड किया, मृदुत्व त्व से एंड किया, दयालु, उसके बाद फिर प्रामाणिकपना। उसी तरह आप एक और दीजिए सुंदरता, फिर कर्तृत्व और मायाड़ू, और एक है खरेपना। आपको इस तरह भाववाचक शब्द लिखना है जो इससे एंड होते हैं। चलते हैं 11वें वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा कि अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। तो जो अंडरलाइन शब्द है उसका लिंग बदलना है। जैसे लेखक है तो लेखिका करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा कि लेखक सुंदर लेखन करतात, तो लेखिका सुंदर लेखन करतात नहीं बोल सकते आपण, तो लेखिका सुंदर लेखन करते। तो मुलगा गरिबांना मदत करतो, तो आपको मुलगा की जगह पे मुलगी करना है। तो मुलगी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ती करना पड़ेगा। तो ती मुलगी गरिबांना मदत करतो भी नहीं हो सकता है, तो करते आ जाएगा। तो ती मुलगी गरिबांना मदत करते। तो चलिए 11 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब आखिरी का जो लास्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन स्वमत, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा उसमें कि शाल व शालीनता यांच्या पाठाच्या आधारे तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। तो आपको शाल और शालीनता जो आपने पाठ पढ़ा है उसके अनुसार आप बताइए कि आपको क्या समझा है। तो ये आपकी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। चलिए आप पढ़िए और उसको एक दो बार आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। शाल एक प्रतीकात्मक है, मतलब एक सिंबॉलिक चीज़ है। अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हो तो शाल पहनाते हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है, तो ये प्रतीकात्मक है, एक सिंबल है समझिए। लेकिन शालीनता जो है ही चरित्रात्मक है। चरित्रात्मक मतलब चरित्र बताता है। अगर रियल में आप शालीन पुरुष हो या नहीं हो वो शालीनता है, और पहने हो तो प्रतीक है कि आप पहन के जा रहे हो तो लोग बोलेंगे अच्छा कोई अच्छा इंसान होगा, पर सच में अच्छा होगा वो तो चरित्र बाद में पता चलेगा जब आपके अंदर शालीनता होगी। तो शालीनता हा एक स्वभाव गुण है, क्योंकि शालीनता जो एक आपके अंदर स्वभाव के अंदर जो गुण होता है वो होता है जो मुळातच व्यक्तीमध्ये असावा लागतो, जो जन्म से ही उसके अंदर होता है या रहना चाहिए।
सिर्फ शाल पहनने के बाद नहीं, जन्म से ही रहता है। तर शाल, लेकिन अगर शाल की बात करेंगे तो हे सन्मानाचे प्रतीक मानले जाते। तो एक सिंबल है कि अगर आपको किसी को सम्मानित करना है तो आप शाल पहना दीजिए या श्रीफळ दे दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है की व्यक्तीच्या गौरव करण्याकरता श्रीफळ व शाल दिली जाते। तो किसी का गौरव करना है, किसी का तारीफ करना है या किसी का सम्मान करना है तो हम उसको श्रीफळ, नारळ और शाल जो है वो दिया जाता है। तो ये प्रतीक है और ये चरित्र है। मात्र या सन्मानाच्या रूपाने व्यक्तीला मिळालेली शाल व शालीनता यांचा संबंध असलेच असे नाही। मतलब अब अगर किसी को आपने शाल पहना दिया है तो वो शालीन पुरुष हो चुका है, ऐसा संबंध आप बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि ये उल्टा भी हो सकता है। शाल पहना हुआ इंसान शालीन नहीं भी हो सकता है और शाल नहीं पहना हुआ इंसान शालीन पुरुष हो भी सकता है। कवि नारायण सुर्वे हीच बाब सांगतात। कवि नारायण सुर्वे भी यही बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि शाल पहना हुआ इंसान ही शालीन पुरुष है। शाल मिळालेली प्रत्येक व्यक्ती शालीन असेल किंवा शाल न मिळालेली प्रत्येक व्यक्ती शालीन नसेल असे होत नाही। मतलब जितने लोगों को शाल मिला है वो सब शालीन है, या जितने लोगों को शाल नहीं मिला है वो शालीन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शाल पांघरून मनाची आचरणातील शालीनता मिळवता येत नाही। शाल को अगर आप पहन लिए हो तो मन के अंदर, आपके आचरण के अंदर शालीनता आ चुकी है, ऐसा नहीं होता है। त्याचप्रमाणे मुळातच शालीन असणारी व्यक्ति, और इसी तरह मतलब शाल पहनने से आपका मन, आपका आचरण जो है शालीन बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और उसी तरीके से मुळातच यानी जन्म से जो शालीन पुरुष है उसको अगर शाल नहीं मिलता है, मतलब त्याचप्रमाणे मुळातच शालीन असणारी व्यक्ति शाल रूपाने सन्मान मिळवतेच असेही नाही। मतलब ये कि जो शालीन पुरुष है वो शाल पहन के ही अपनी शालीनता बताएगा, ऐसा नहीं है। मात्र ती व्यक्ति, वो जो शालीन पुरुष असली में है, ती व्यक्ति आपल्यातील शालीनता जपून ठेवते। वो अपना शालीनता जो स्वभाव है उसको जपून ठेवते, मतलब उसको बचा के रखता है। शाल पहन के शालीनता नहीं बताता है, वो बगैर पहने भी वो शालीन रहता है, क्योंकि उसको होता है, ऐसा लगता है कि अगर मैं शाल ज़्यादा पहनूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो शालीनता है वो चला जाए। त्यामुळे शाल आणि शालीनता यांचा विशेष संबंध असलेच असे नहीं, मतलब दोनों में खास संबंध है बिल्कुल नहीं। शाल से शालीनता, शालीनता से शाल, ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। चलिए, आपका प्रश्न अ था, आपको एक बार समझा है, आपको 2-3 बार इसको वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, फिर आपको ये परफेक्ट याद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मत समझिए कि एक बार आपने पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा। बाय हार्ट करना है आपको, रट्टा नहीं करना है। रट्टा मतलब आप बेगर समझे याद कर लीजिए, इसको रट्टा है। बाय हार्ट मतलब हाँ, एक बार समझ लिया है, अब दिल में बसाने के लिए, दिमाग में बसाने के लिए बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। 10 बार 15 बार ऐसा भी होता है बच्चों। अभी से अगर आप 10-15 बार कर लोगे तो ये आज याद हो जाएगा। 2 महीने के बाद अगर आप फिर भी भूल जाते हो ना तो 1 बार 2 बार रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन याद नहीं किए रहोगे तो बहुत तकलीफ रहेगा। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भिक्षेकर्याने केलेला शालीचा उपयोग याविषयी तुमचे मत लिहा। तो आपने देखा कि भिक्षेकरी जो था उसको जो शाल मिला था, 2 शाल उसने बेच दिया था और अपनी भूख मिटा दिया था। तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? तो लेखकाने एक म्हातारा भिक्षेकरी ओंकारेश्वराच्या पुलावर थंडीने कुडकुडताना पाहिले। आपने देखा कि एक लेखक ने क्या देखा कि एक भिक्षेकरी जो है वो उस पुल पे ठंडी से कांपता हुआ दिखाई दिया और चिंदी पहना था वो, मतलब उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। लेखकाला त्याची दया आली, तो लेखक को उसके ऊपर दया आया व त्याने त्याचे थंडीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून आपल्या जवळील 1 नाही तर 2 शाली दिल्या। तो लेखक को दया आया और लेखक ने क्या किया कि उसका ठंडी से उसका संरक्षण होना चाहिए, बचना चाहिए, और इसीलिए लेखक के पास 1 नहीं जो 2 शाल था उसने दोनों दे दिया था। पण 2 दिवसापासून भुकेला असलेला भिक्षेकर्याने शाली विकून आपल्या पोटाची आग विझवली। लेकिन 2 दिन से वो भूखा था, उसने क्या किया, शाल को पहन के क्या करेगा वो, उसने किया क्या, उस शाल को बेचा और अपना जो भूख था उसको, उसकी आग जो थी उसको बुझाया, भूख शांत के लिए, अपने भूख को शांत किया। मानुस, अब यहाँ पे आपको समझना है कि मानुस श्रीमंत असो, अगर हम पैसे वाले हैं कि गरीब, या हम गरीब हैं, त्याला जगण्यासाठी अन्नाची आवश्यकता असतेच। अन्न तो ज़रूरी है, मतलब एक वेळ कपड़े नसतील या आपके पास फटे कपड़े आप पहने हो, निवारा नसेल, आपके पास एक अच्छा जगह नहीं, फुटपाथ है हमारे पास, तर चालवून घेईल, ये तो हो जाएगा, फिर भी हम फुटपाथ में रह सकते हैं, फटे कपड़े पहन सकते हैं, पण वेळेला खायला हे मिळालेच
पाहिजे, लेकिन टाईम से खाना मिलना चाहिए. खाना नहीं मिला तो आपका हालत खराब हो सकता है. आणि त्यामुळे भिक्षेकरीने वही काम किया. त्यामुळे भिक्षेकऱ्याने शाली विकून आपल्या पोटाची आग शांत केली, हे माझ्या मते योग्यच आहे. मतलब हम भी ये मानते हैं कि हाँ, उस भिखारी ने सही किया. शाल वो क्या करता, पहन के अपनी ठंडी बचा कर भी क्या करता, अगर वो 2 दिन से भूखा है तो उसका भूख कैसे मिटेगा, तो उसने वो काम किया. तो ये योग्य है हमारे अनुसार. चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं की लेखकाच्या भावना जशा शाल या वस्तूशी निगडीत आहेत तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूशी निगडीत असलेल्या भावना तुमच्या शब्दात लिहा. मतलब जिस तरह शाल जो लेखक के लिए बहुत करीब की चीज़ है, जिसको वो भूलना नहीं चाहता है, जो पुला देशपांडे और उनकी पत्नी ने दिया था और वो उसको रखना भी चाहता था, तो जिस तरह शाल से लगाव है लेखक को, ऐसी वस्तु से आपके जीवन में भी आपके साथ ऐसा कुछ है जिसको आप बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से, इज्जत से रखते हो, तो आप कोई भी एक स्टोरी बता सकते हो. जैसे एक यहाँ पे क्या लिखा कि मी इयत्ता 6वीत असतानाची गोष्ट, जब मतलब 6th में था तो उसकी एक कहानी है. वक्तृत्व स्पर्धेत पहिला आलो, मतलब स्पीच वाला जो कंपटीशन होता है ऐसा समझिए, उसमें फर्स्ट आया कभी जब 6th स्टँडर्ड में था. ये कोई मेरी कहानी नहीं है बच्चों. म्हणून आजी आजोबांनी मला सायकल घेऊन दिली और इसी वजह से दादा दादी ने क्या किया, हमारे लिए एक साइकिल ला के दिया, आप ऐसा समझिए. मला खूपच आनंद झाला, सायकल को देख के मुझे बहुत खुशी हुई. 8 दिवसातच मी साइकिल चालवायला शिकलो. मेरे को साइकिल नहीं आता था, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था मुझे साइकिल, और मैंने इतना उसे चलाया कि 8 दिन के अंदर मैंने अच्छी तरह साइकिल को चलाना सीख लिया. आणि तेव्हापासून ती माझी सोबतीच झाली और तब से वो साइकिल मेरी साथी बन गई. कहीं पे भी जाता था साइकिल लेके जाता था. शाळेत, मैदानावर, कुठेही जाताना मी माझ्या सायकल शिवाय जाऊच शकत नाही, मतलब जा ही नहीं पाता था मैं कहीं पे भी. इतकं माझं तिच्याशी घट्ट नातं जुडलं आहे, इतना उसके साथ मेरा एक घट्ट नाता जुड़ गया था. आजी आजोबांचे प्रेम, मित्रांसोबत सायकलवरून केलेल्या सहली, धमाल, मस्ती अशा अनेक आठवणी या सायकलशी जोडल्या गेल्या आहेत. मतलब जो धमाल, जो मज़ा, जो खुशी मुझे अपने दादा दादी के साथ होता था, अपने दोस्तों के साथ जब मैं पिकनिक में जाता था, जो भी मस्ती होता था, वो सारी खुशी जो है या साइकिलशी जोड़ल्या गेल्या आहेत. मतलब मैंने वैसी खुशी इस साइकिल से भी जोड़ा है. साइकिल को पाने की खुशी भी मेरा इनके बराबर की खुशी है. म्हणूनच मी जिवाड्याने तिची काळजी घेते और इसीलिए मैं उसको दिल से उसकी फ़िक्र करता हूँ, कभी उसको ख़राब होने नहीं देता, उसको साफ़ रखता हूँ, ये सारी चीज़ मैं करते रहता हूँ, देखभाल ही करतो. अशी ही सायकल माझ्यासाठी फक्त एक वस्तू नाही तर हक्काची, जीवाभावाची व्यक्तीच झाली आहे. मतलब ये कहा जा रहा है कि अशी ही साइकिल, मतलब ये जो साइकिल है मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक वस्तु नहीं है, पर वो मेरे लिए क्या बन गया, एक हक का, एक जीवन का एक इंसान जैसा बन गया. जैसे जीवन में एक इंसान की किस तरह हमारी ज़रूरत है हमारे परिवार की, उसी तरह वो एक वस्तु नहीं, एक मेरा एक परिवार का एक हिस्सा ही बन चुका है, ऐसा समझिए. तो चलिए यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है. और अगर आपको समझ में आया है और अगर आपको और भी ऐसे आंसर्स चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट्स ज़्यादा करिए, तो ज़रूर आपको मैं ये वीडियोस ऐसे वीडियो बना के दूंगा. प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दूसरों को. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.